Hello friends, welcome to our tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the new topic. Today's new topic is history the Mughal Empire. अब हिस्ट्री मुगल एम्पायर में हम देखेंगे 1526 से 1707 तक. अब बात हिस्ट्री की है तो हमें पता होना चाहिए दिस इज द NCERT पार्ट क्लास 7 चैप्टर नंबर 4. So today we started the Mughal Empire in India 1526 से 1707 में हम पार्ट 3 बिकॉज हम प्रीवियस वीडियोज़ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं एंड आफ्टर ऑल दैट वी स्टार्टेड द मुगल एम्पायर पार्ट 3. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC, MPPSC, SI, Railway, SSC, CGL, HSCGL and other competitive examination. So now today we started Mughal Empire. The first points is मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन मीन्स मुगल ट्रेडिशन जैसे जैसे आए वैसे वैसे उनमें सक्सेशन और क्या क्या आगे जो है चेंजेस हमें देखने को मिले हम सारे डिस्कस करेंगे. लाइक द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ द प्राइमोजेनेचर बिकॉज मुगल्स जो थे वो अपने रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर पे डिपेंड नहीं करते थे, बिलीव्स नहीं करते थे. ही इज़ वन ऑफ द वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट. मतलब पहले माना जाता था कि जो पहला पुत्र या पौत्री होगी वो ही जो है राजपाट पे अधिकार रखेगी. बट इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ द कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस. मीन्स हमें पता है कि मदर साइड से और फादर साइड से लाइक हमें तैमुरिद और तैमूर और हमें गंगिश खान जैसे जो है फादर मदर साइड से मुगल एम्पायर के इनिशिएटर्स दिखे. लाइक दी फॉलो दी हाईलाइटेड ऑफ द पेजेस इन टेबल 1 दी नोट दैट इज द एविडेंस फॉर द रिबेलियन बाय मुगल प्रिंसेस एंड वाई or which do you think is a fairer division of the inheritance is pragmature and the कॉपरसिनरी. मीन्स जो प्राइमरी नेचर और कॉपरसिनरी जो हैं वो कैसे कैसे जो है एविडेंस टेबल 1 में हमें इजीली देखने को मिलेंगे. सो वी स्टार्टेड इन दी मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स. अब बात टेबल 1 की है तो हमें पता होना चाहिए टेबल 1 हम जो है लास्ट टाइम भी हम देख चुके थे और इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे जो है मुगल रूलर्स जो है कैंपेनियन तौर पे उन्होंने कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी कैसे रिफ्यूज करके उन्होंने अथॉरिटी को रिसीव किया. बट एज सच दी मुगल्स बिकेम दी पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरी. और कैसे जो पावरफुल मुगल्स थे उन्होंने वॉलेंटरी दिखाते हुए कैसे ज्वाइन किया और कैसे आगे की तरफ बढ़े. बट वी नो दी राजपूतास आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. जैसे कि हमें पता है राजपूतास जो थे वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं. बट मैनी ऑफ देम आर मैरिड देयर डॉटर्स into Mughal families and received high position but many resisted as well. ऐसे बहुत से राजपूत थे जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह करा मुगलों में लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेट भी करे, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे और बहुत ज़्यादा जो है दूसरे उस पर भी अलग डिपेंडेंस देखें. अब हमें पता है कि मुगल मैरिजेस जो है वो राजपूतास के घर में. अब हमें पता होना चाहिए कि दी मदर ऑफ दी जहांगीर वॉज अ कछवाहा प्रिंसेस. जैसा कि हमें पता है कि जहांगीर की माँ जो थी वो कछवाहा की प्रिंसेस थी. शी इज़ अगेन द डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आम्बेर. दिस इज़ द मॉडर्न डे ऑफ जयपुर बिकॉज हम आम्बेर जो उस टाइम पे राजपूत डॉटर थी वो आम्बेर की कही जाती थी जो आज की तारीख में जयपुर है. जयपुर का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए. पुराना नाम था आम्बेर. देन द मदर ऑफ शाहजहाँ वॉज अ राठौर प्रिंसेस एंड डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ द मारवाड़ इज जोधपुर. सो वी नो कि मदर ऑफ शाहजहाँ और शाहजहाँ की जो मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी और ये डॉटर थी राजपूत की जो कि एक जोधपुर के मारवाड़ किंग थे और राजा थे और वो वहाँ पर उनका शासन चलता था. बट वी नो दी सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट हमें पता है कि राजपूताना में सबसे पहले सिसोदिया राजपूत आए लेकिन इन्होंने बहुत टाइम तक राज किया मुगलों पे एंड वंस ही डिफीटेड however they were honorably treated by the Mughals given their lands
like वतन and back as assignment like वतन जागीर. So जैसे कि राजपूत जो थे और सिसोदिया राजपूत जैसे आगे आगे बढ़ते गए और मुग़ल एम्पायर में बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने काम किया और उन्होंने अपने लैंड को जिसे हम वतन कहते हैं और वो अपने वतन जागीर की तरफ वापसी करने लगे किसे मुग़ल को ट्रीटेड करते हुए. बट वी नो द केयरफुल बैलेंस बिटवीन द defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influences over many things or many kings and chieftains. We called the captains. So we carefully balance in between the जो हारे हैं जो जीते हैं मुगल्स के अंदर वो सारे जो हैं वो किंग्स और उनके कैप्टन्स के डिपेंडेंट रहे और बहुत अच्छी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ डिफीट करने की. बट इट वॉज अ डिफ़िकल्टी टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम. लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो था कठोर अवस्था थी जो ये बहुत टाइम तक इन्होंने अपने शासन को बैलेंस करके रखा मुग़लों के तौर पे और मुग़लों को हरा के. बट वी नो कि हमने टेबल 1 के अंदर जैसा कि एक नोट पढ़ा था कि औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी. औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की शिवाजी की. बट व्हेन ही कैम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट. बट हमें पता होना चाहिए कि जो नोट हमने पढ़ा था औरंगजेब ने जब शिवाजी का इंसल्ट किया था तो ऐसे कौन कौन से अथॉरिटी थी जो मुगल ने एक्सेप्ट किए थे तो हमें पता होना चाहिए इनके कॉन्सिक्वेंस. बट वी नो द कीवर्ड्स. हमें ये भी पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन कौन से लाइक मनसबदार एंड जागीरदार. बट अगर हम बात करें मनसबदार की तो मनसबदार क्या थे. ही वॉज अ वेरी मिलिट्री यूनिट विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर. हमें पता है मनसबदार जो थे वो एक मिलिट्री यूनिट थे उस प्रजातंत्र के जहाँ पर मुगल एम्पायर जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे पहली बार हमें पता होना चाहिए अकबर द्वारा. बट वी नो अबाउट द मनसब. अब मनसब कहाँ से आया. ये एक अरेबिक ओरिजिन है जिसका मतलब होता है रैंक या किसी तरीके की पोजीशन. मतलब उस सिपाही के लिए उस फोर्स के उस आर्मी कैप्टन के लिए वो पोजीशन वो रैंक जो वहाँ उसने अचीव की है. और द सिस्टम इज डिटरमाइन द रैंक एंड द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड मिलिट्री जनरल्स. तो हमें पता होना चाहिए वो किस तरीके से रैंक और किस तरीके से उस पोजीशन को अचीव कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है वो उस मिलिट्री जनरल्स के लिए भी महत्वपूर्ण है. बट वी नो द एम्पायर इज or empire the expanded to the encompasses is different reason the Mughals recruited or diverse bodies of the people. लेकिन हमें पता होना चाहिए किस तरीके से अलग अलग तरीके के रीज़न जो मुगल्स लाइक हमने पहले आपको एक मैप दिखाया था उसके अंदर हमने देखा था कैसे मुगल्स जो हैं वो लाहौर से इंदुस वैली को क्रॉस करते हुए कैसे जो है उन्होंने पूरे 23 अलग अलग राज्यों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से कवर करते हुए वो कैसे पूरे राजपुतास को कन्वर्ट करते हुए एमपी राजस्थान यूपी छत्तीसगढ़ पूरा उन्होंने कवर किया इंक्लूड द पाकिस्तान. बट वी नो फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द टर्किश इज नोवेल्सिस तुरानिस. जैसे हमें पता है कि स्मॉल न्यूक्लियस अगर हम एक छोटा कण देखें टर्किश का तो वो एक कैसे तुरानिस की तरह काम कर सकता है. दे एक्सपेंडेड to include the Iranian, Indian, Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. हमें पता होना चाहिए किस तरीके से अलग अलग उन्होंने ईरानियन को भारतीय और मुस्लिम जितने भी अफगान राजपूत और मराठास जो पाकिस्तान से भी बिलोंग करते थे उन्हें कैसे ज्वाइन करके उन्होंने मुग़ल सर्विस को जो है आगे एनरोल करके मनसबदार में कन्वर्ट किया है. Then the term mansabdar is refers to an individual who holds as the mansab which we have a meaning as a position or a rank. It was a grading system but used by the Mughals to but हमें पता है कि जो पोजीशन और रैंक है इज़ द मीनिंग ऑफ द मनसब हमने कैसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ करा जैसे रैंक सैलरी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल. बट हमें पता होना चाहिए कि रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करके उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनाई है जिसे हम कहते हैं ज़त. अब ज़त जो होती है ये क्या होती है ये होती है द हायर रिजल्ट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोवेल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्ज हिज सैलरी. मतलब जो हायर ज़त होते हैं वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और नोवेल पोजिशन उस क्षेत्र में या उस प्रजातंत्र के अंदर लाया करते हैं जो एक बहुत बड़ी सैलरी और बहुत ज़्यादा सैलरी के नाम से जाने जाते हैं. इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है. नेक्स्ट
So we know the Mansabdars military is the responsibility required him to maintain a specified number of the server or the cavalry men. Important है क्यों? क्योंकि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे रिक्वायर करते हैं जो स्पेसिफाइड कर जाए उस सवार या कैवलरी मैन। मतलब मान लो अगर कोई सारथी है और वो अपने राजा को लेके जा रहा है तो वो उसके ऊपर पूरा निर्भर है। तो मनसबदार ही इज़ वन ऑफ द कैवलरी मैन for review or got them as the registered their horses banded and then received the money to pay them as a salary। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे वो अगर वो घोड़े भी बेचने जाता है तो गुड्स मतलब गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज भी कर सकता है टू वॉन सम मनी, कुछ राशि के लिए, कुछ पैसों के लिए जो वो अपने साम्राज्य को आगे चला सके। सो वी नो द मनसबदार इज रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड द जागीज। जैसे कि हमें पता है मनसबदार ने जो सैलरीज अचीव करी है, जो रेवेन्यूज अचीव करे उसे हम क्या कहते हैं? जागीज। विच वे आर समवट लाइक इक्तस। तो हमें पता होना चाहिए। अब बात इक्तस की है तो Iktas we also called as the Muktis, where the holder of the land assignment or Iktas they collected the assigned revenues from their Iktas, paid the soldier their salaries and maintained the required army. The revenue collection of the Iktas was given to the Muktis and who deducted his share and paid the surplus of the Sultanate. मीन्स जितने भी इक्तस हैं या मान लो किसी की कोई जागीर पड़ी हुई है तो उसे क्या करेंगे? उसे रेंटेड रख सकते हैं या उसे एक्सचेंज कर सकते हैं कुछ टैक्सेस के साथ या उससे उस तरीके से इंटरेस्ट के तौर पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं जो जागीर होते हैं, मनसबदार होते हैं, वो इजीली पैसे को बना पाते हैं गवर्नमेंट के लिए, प्रजा के लिए या उन लोगों के लिए जो एज अ वर्कर या एज अ नौकर वहाँ काम कर रहे हैं। नाउ अब बात मनसबदार की है तो हमें पता होना चाहिए कि मनसबदार ऑन मार्च विथ हीज सवास। तो देखिए किस तरीके से पिक में मनसबदार बैठा है, वो अपने सवास को लेकर जा रहा है। बिकॉज दे देमसेल्व्स एज सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इन अकबर्स रीजन देयर जागीर्स वेयर केयरफुली असिस्टेड so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. By Aurangzeb regime, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. मतलब औरंगजेब जो है वो उस रीजन में या बहुत ज़्यादा टाइम तक उस केस में एक्चुअल रेवेन्यू के कलेक्शन पे वो ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता, लेकिन वो उससे कम पे भी जो है वो अपने गारंटेड टाइम पे काम नहीं कर सकता। लेकिन इन चीज़ों में अकबर और उसके जागीर जो थे वो बहुत ही केयरफुली इसके लिए काम करते थे और उन्होंने आगे भी बहुत ज़्यादा इसके लिए कलेक्शन मनी और रेवेन्यूज़ पे वर्क किया। बट there was also a huge increases in the number of the mansabdars, which meant a long wait before they received the jagir. This and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried a jagir like Aurangzeb was unable to control this development in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously. मीन्स औरंगजेब जब अपनी जागीर सारी पॉसिबिलिटी उसने देख ली, जिस तरीके से उसने नंबर ऑफ शॉर्टेज जो लॉस और जितने बेनिफिट्स उठाए उसने देखा कि उसके टाइम आ चुका है, तो उसने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि उसकी कैपेसिटी के बाहर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो चुके थे। लाइक ज़त रैंकिंग। अब हमें पता होना चाहिए ज़त रैंकिंग क्या होता है। ये एक नोबेल्स होता है जिसमें ज़त ऑफ 5000 वेयर द रैंक्ड हायर देन इन द अकबर 1000 देयर वेयर 29 मनसबदार विथ अ रैंक ऑफ 5000 जज। अगर हम अकबर का देखें तो अकबर से ज़्यादा 5000 जज जो थे वो औरंगजेब के टाइम पे थे और अकबर के टाइम पे 1000 जज थे। लेकिन 5000 जज जो औरंगजेब के द्वारा बनाए गए थे, इन्होंने नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज्ड टू 79 और इसने मनसबदार को बढ़ा के 79 कर दिया था। सो बात अब जब्त एंड मनसब ज़मींदार की है तो हमें पता होना चाहिए क्या है। इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। जैसे जैसे मेन सोर्सेस लाइक गुड सर्विसेज, एक्सचेंज, कॉइन मेकिंग एंड ऑल ऐसे जब ऐसे काम होने लगे तो किस तरीके से पीजेंट्री जो थे कैसे काम कर रहे उन्होंने। इन मोस्ट प्लेसेस the headmen or the
local chieftain, the Mughal used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावर चिफ्टन। किस तरीके से मुगल एम्पायर जो है वो जमींदार को डिस्क्राइब करते हुए इंटरमीडिएटरी मतलब आसपास के लोगों को भी उन्होंने डिफाइन किया और उनके पावरफुल चिफ्टम को भी उन्होंने डिफाइन किया। अब बात जब्त की तो हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं उस लैंड पे और अदर रेवेन्यूज़ पे जो उन्हें ज़रूरत है। और रही बात जमींदार की तो ये क्या करते हैं, ये टैक्सेस पे और जो फार्मर्स के ऊपर लगे हुए टैक्सेस है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की तरह उन्हें हैंडल करते हैं। और ये एम्पायर पे लगे हुए, उसके प्रोडक्शन पे लगे हुए और उसके हेडमैन के द्वारा जो लोकल चिफ्टन पे लगे हुए चार्जेस है वो भी कलेक्शन में हेल्प करते हैं। बट अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर्स लाइक टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड, प्राइसेस एंड अदर एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड इन 1570 to 1580। अकबर ने अपने रेवेन्यू मिनिस्टर जिसे बना रखा था, जिसे हम बोल सकते हैं कि वित्त मंत्री जिसे बना रखा था, वो टोडरमल थे। और टोडरमल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास करते फेथ रखते थे वो। उन्होंने 10 साल उनसे पूरा काम करवाया, जैसे डाटा कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन करना और उन्हें फिक्स्ड को डिवाइड करना रेवेन्यू सर्कल्स के अंदर और अदर शेड्यूल में जहाँ पर रेवेन्यू रेट्स और उन्हें क्रॉप्स पे जो रेट्स लग रहे हैं वो भी उनके पास डिटेल में आए। ये सारा काम टोडरमल का था। अब रेवेन्यू सिस्टम जो थे उसे हम जब्त कहते हैं। और अगर प्रीवेलेंट बोले उस एरिया में जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं उस लैंड पे, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे हम उन्हें जमींदार। लेकिन यह हमें पॉसिबली कहाँ नहीं देखने को मिला, गुजरात और बंगाल के अंदर। बट इन सम एरियाज लाइक जमींदार, वहाँ पर कुछ जगहों पर जमींदार क्या करते थे, ग्रेट डील करते थे, अपनी शक्ति दिखाते थे पैसों की और ताकत की। ये क्या करते थे कि द एक्सप्लॉइटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन। Sometimes zamindars and peasant of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. This peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. और इन्होंने लास्ट 17th सेंचुरी तक आते आते जमींदार और उनके पीजेंट्स जो थे उन्हें क्या करा, मुगल अथॉरिटी सौंपने का निर्णय कर लिया था। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो जो है हमने हिस्ट्री पे बेस्ड था। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्लास 7th के हमने सारे डिस्कस करे हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ईजिली आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और आपने मेरा चैनल आई होप गाइस सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है इंक्लूड लूसेंट, तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।